हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। आज हम करने जा रहे हैं टॉपिक चेंजेस इन स्कूल सब्जेक्ट्स। ये जो टॉपिक है ये हमारा अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट्स एंड करिकुलम से रिलेटेड है। सो इसको हम डिटेल में करते हैं। बेसिकली 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। ऐसे 3 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमें स्कूल सब्जेक्ट्स को चेंज करने की या रिवाइज करने की टाइम टू टाइम ज़रूरत है। और ये जो हमारे कंटेक्स्ट हैं किस एस्पेक्ट में हम चेंज करते हैं, वन इज़ इंटेलेक्चुअल कंटेक्स्ट, दूसरा है सोशल कंटेक्स्ट और तीसरा है पॉलिटिकल कंटेक्स्ट। तो इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं चेंजेस इन स्कूल सब्जेक्ट्स इन टर्म्स ऑफ इंटेलेक्चुअल कंटेक्स्ट। इंटेलेक्चुअल कंटेक्स्ट में हमें क्या ज़रूरत है स्कूल के सब्जेक्ट्स को चेंज करने की या उसको टाइम टू टाइम रिवाइज करने की। सबसे फर्स्ट पॉइंट है ब्रॉड थिंकिंग। सी थिंकिंग इज़ एवर ऑनगोइंग प्रोसेस, इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। हमारे माइंड में अलग अलग तरह के विचार जो है वो आते रहते हैं और नो डाउट ये विचार ही है जिससे समाज में परिवर्तन आया। क्या राजा राम मोहन राय के दिमाग में आए हुए थिंकिंग की वजह से ही सती प्रथा ख़त्म नहीं हुई? क्या उनको नहीं लगा कि इस चीज़ की नीड है? इसका मतलब दीज आइडियाज़ आर रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिंग चेंज इन द सोसाइटी। और ये असेंशियल है कि वी शुड थिंक ऑन द राइट लाइन्स। आवर क्लासरूम एजुकेशन और इनफैक्ट आवर एजुकेशन as a whole should develop rational, analytical and critical thinking। means ऐसी thinking जो एक इसको हम justify कर सकें, जिसको जो विश्लेषण उसका हम कर सकें, जो तर्क वितर्क पे आधारित हो। अगर आप NCERT की बुक्स खोलते हैं तो वहाँ पर बूझो और पहेली वाली जो है फॉर्म में हम पजल्स हमने दी हुई हैं कि ऐसा क्यों है कि बूझो का पैर केले के छिलके पे आया तो वो फिसल गया। अगर हम बच्चे को फ्रिक्शन का कंसेप्ट करवा रहे हैं तो नो डाउट यहाँ पर सिर्फ बच्चे ने पढ़ना नहीं है बल्कि उसकी रीजनिंग थिंकिंग करना सीखना है। सिमिलरली अगर हम इंग्लिश का चैप्टर पढ़ाने के बाद अगर टीचर पूछता है वाई द ऑथर हैज़ क्रिटिसाइज्ड फैनेटिक एटीट्यूड, तो नो डाउट बच्चे को ना सिर्फ फैनेटिक एटीट्यूड का मतलब पता चलेगा बल्कि वाई इट इज़ क्रिटिसाइज्ड। वो अपने शब्दों में जब इस सोच के उसको एक्सप्लेन करेगा तो वो कहीं ना कहीं उसकी पर्सनैलिटी में इम्बाइब कर जाएंगे। सिमिलरली हिंदी पंजाबी में अगर हम पूछते हैं विचारात्मक प्रश्न तो उसका पर्पस भी थिंकिंग को ब्रॉड करना है, आपकी थिंकिंग को इस लेवल पे लेके आना है कि वन कैन डिसाइड राइट फॉर हिमसेल्फ, वन कैन डिसाइड और डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। तो नो डाउट अगर इस तरह की थिंकिंग डेवलप करनी है, अगर समाज में परिवर्तन है तो हमें सिलेबस में भी परिवर्तन लाने होंगे। वी शुड हैव टू ब्रिंग चेंज इन द स्कूल सब्जेक्ट्स। दूसरा है एक्सप्लोजन ऑफ नॉलेज। नॉलेज जो है वो डे बाय डे एक्सप्लोड हो रही है, बहुत ज़्यादा स्पीड से आगे बढ़ती चली जा रही है। तो नो डाउट हमारी एजुकेशन का पर्पस प्रिजर्वेशन और ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज ही नहीं है बल्कि इस तरह की नॉलेज को डेवलप करना है विच इज़ फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। तो नो डाउट इट रिक्वायर्स रेगुलर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। और ये चीज़ देखी गई है नियरली 10 ईयर्स में हमारी पुरानी नॉलेज जो है वो रिप्लेस होती चली जा रही है विद द न्यू नॉलेज। तो नो डाउट अगर नई चीज़ें आती जा रही हैं, पुरानी आउटडेटेड होती जा रही हैं, तो वी हैव टू ऑल्सो ब्रिंग सच चेंजेस इन द सिलेबस और करिकुलम। थर्ड पॉइंट है आपका रिसर्च एंड इनोवेशन। रिसर्च और इनोवेशन जो है इसको जो गवर्नमेंट जो है प्रमोट कर रही है बाय प्रोवाइडिंग इंसेंटिव्स। और नो डाउट ज़रूरत है इस चीज़ की कि हम जो है लैब में होने वाले एक्सपेरिमेंट और जो हमारे डेली लाइफ टू लाइफ में जो गैप है उसको हम बिल्डअप करें, उस गैप को ख़त्म करें। ओनली देन सब्जेक्ट्स कैन रियलाइज इट्स ऑब्जेक्टिव्स।
तो नो डाउट सिलेबस जो है वो हमें उनमें वो सारी चीज़ें हमें डालनी होंगी जो कि न्यू इन्वेंशंस हैं इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। तो अगर हमें जो भी लेटेस्ट एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, जो भी नई एक्सपीरियंशियल लर्निंग्स हैं, उसके एग्जाम्पल्स, उसके जो इलेबोरेशंस हैं, वो हमें सिलेबस में टाइम टू टाइम इनकॉर्पोरेट करनी होंगी। ओनली देन वी कैन justify education, only then we can make our future generation to cope up with the demands of the world, the demands of the society. Then नेक्स्ट पॉइंट है आपका न्यू टीचिंग स्ट्रेटजीज। देखिए एजुकेशन का दो ही जो है पर्पस होते हैं, टीचिंग एंड लर्निंग। तो नो डाउट इसका मतलब एजुकेशन के जो दो मेन स्ट्रॉन्ग पिलर हैं दैट इज टीचिंग एंड लर्निंग। अगर प्रॉपरली हम टॉपिक को पढ़ाते हैं, इफ़ द टॉपिक इज़ प्रॉपरली टॉट, ओनली देन इट कैन बी रिटेन्ड बाय द स्टूडेंट्स फॉर लॉन्गर टाइम। और नो डाउट उसका जो इफ़ेक्ट है स्टूडेंट्स के माइंड पर वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, नई नई रिसर्चेस की जा रही हैं, नए नए टीचिंग मेथड्स जो हैं रिवाइज किए जा रहे हैं। अगर टीचिंग मेथड्स नए हैं तो नो डाउट हमें सब्जेक्ट्स को उसी मेथड के अकॉर्डिंग लिखना होगा। जिस तरह से अब कुछ नए मेथड जो हैं आए हैं, लाइक कंसेप्ट मैपिंग मेथड है या माइंड मैपिंग मेथड है, जो कि चीज़ में स्ट्रेस कर रहा है कि जो नॉलेज है अगर उसको हम ग्राफिकल फॉर्म में, फ्लो चार्ट फॉर्म में बना के बच्चे को समझाते हैं तो देन देयर इज़ मोर लर्निंग और अचीवमेंट इज़ मोर देयर। तो नो डाउट अगर हमारे जो ये चीज़ें कह रही हैं कि हम फ्लो चार्ट फॉर्म में इसको हम रिप्रेजेंट करें, तो नो डाउट हमें जो है उसी फॉर्म में बुक्स को भी रिवाइज करना होगा। इट मीन्स न्यू टीचिंग स्ट्रेटजीज ऑल्सो कॉल फॉर टू ब्रिंग द चेंजेस इन स्कूल सब्जेक्ट्स। उसके बाद हम बात करते हैं लाइफ स्किल्स। देखो नो डाउट अगर हम एजुकेटेड हैं बट वी डोंट हैव द राइट टाइप ऑफ स्किल्स, देन आवर एजुकेशन हैज़ नो पर्पस। लाइक हमारे कुछ कोर लाइफ स्किल्स हैं, लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग है, सेल्फ अवेयरनेस है, डिसीजन मेकिंग है, राइट, लॉजिकल थिंकिंग है। तो नो डाउट हमारे स्कूल सब्जेक्ट्स में ऐसी एक्सरसाइजेस और इस तरह के क्वेश्चंस होने चाहिए ताकि बच्चों में वो राइट टाइप ऑफ लाइफ स्किल्स को हम इनकॉर्पोरेट कर सकें। तो नेचुरली हमें सिलेबस को फिर उस एंगल से रिवाइज भी करना होगा, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। देखो एजुकेशन में हम जो आज की डेट में देख रहे हैं बहुत सारे यूथ जो है अनएम्प्लॉयड हैं। उसका रीज़न क्या है, जो क्वालिफ़िकेशन वो ले रहे हैं, जिस तरह की क्वालिफ़िकेशन उनको दी जा रही है वो सोसाइटी को वर्क कल्चर में नहीं चाहिए। जिस तरह की वर्क कल्चर में चाहिए वो चीज़ें स्कूल या कॉलेज प्रोवाइड ही नहीं कर पा रहा है। इट मीन्स देयर इज़ gap is there between education, theoretical education and practical work, the world of work, right। तो इसको हमें जो है इस गैप को भी हमें ख़त्म करना है। तो हम क्या करें, हम देखिए इंडस्ट्रीज़ की डिमांड्स क्या है, किस तरह के लोग उनको चाहिए, किस तरह के स्किल्स उसको यूथ में चाहिए। तो उन्हीं स्किल्स को, उन्हीं एक्सपेक्टेशंस को सिलेबस की फॉर्म में, सिलेबस में ऐड किया जा सके। और नो डाउट अगर हम ये चीज़ करना चाहेंगे तो नेचुरली वी हैव टू चेंज द स्कूल सब्जेक्ट्स। सो नेक्स्ट फैक्टर जो हमारा है दैट इज़ इंक्रीज्ड कोग्निटिव पावर्स। अब देखो कोग्निटिव पावर्स का मतलब है दिमागी शक्तियाँ, दिमागी जो स्ट्रेंथ है, लाइक सोचने समझने की एबिलिटी है। अगर आप देखो आज के जो बच्चे हैं दे हैव मोर कोग्निटिव पावर्स देन द चिल्ड्रन ऑफ द सेम एज ग्रुप 10 years बिफोर, राइट। इसका मतलब है अगर आज का बच्चा पैदा होते ही 4 महीने की एज में ही मोबाइल्स को प्रॉपर ऑपरेट कर पा रहा है, उसको पता है यूट्यूब कहाँ है, उसको पता है गूगल क्रोम कहाँ है, राइट, उसको इस तरह का एक्सपोजर मिलता जा रहा है घरों में, तो नो डाउट उसको अगर हम 10 साल पुरानी बनी हुई सिलेबस और बुक पकड़ाएंगे तो दैट इज़ नॉट अप टू द मार्क फॉर हिम, राइट। तो इसका मतलब है कि आज के जो पुराने सिलेबस की बनी बुक्स वो आज की जनरेशन के लिए नहीं है, बिकॉज मच एडवांसमेंट हैज़ टेकन प्लेस। तो नो डाउट इट क्लियरली इंडिकेट्स देयर इज़ नीड टू चेंज द सब्जेक्ट, देयर इज़ नीड टू चेंज द और रिवाइज द सब्जेक्ट्स, राइट।
उसके बाद है क्रिएटिव लर्निंग। नो डाउट आज के जो बच्चे हैं या जो हमारे समाज की ज़रूरत है वो है प्रैक्टिकल ओरिएंटेड एजुकेशन। शायद यही चीज़ें सोचकर जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है वो इसमें डाली गई, ताकि बच्चों को हम ऐसे प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड कर सकें कि बच्चे जो है क्रिएटिव लर्निंग के थ्रू लर्न कर सकें। इट मीन्स वी हैव टू मेक सर्टेन पॉलिसीज़, वी हैव टू bring certain policies which are for the betterment or which are for the betterment of the society, betterment of the nation, and no doubt there is need to change the school subjects in the new scenario. Then need of exceptional children। अब देखो नॉर्मली क्या है, जब अब टीचर क्लास में पढ़ाता है तो वो चलता है एक एवरेज स्टूडेंट की स्पीड के अकॉर्डिंग, वो सिलेबस जो है वो एवरेज स्टूडेंट के अकॉर्डिंग है। बट जो बच्चे एक्सेप्शनल है, एक्सेप्शनली गुड गिफ्टेड स्टूडेंट है या बिल्कुल ही वीक कैटेगरी है, बैकवर्ड स्टूडेंट है, दे नीड समथिंग अकॉर्डिंग टू देयर मेंटल कैपेसिटीज़। तो नो डाउट हमें सिलेबस को अब जो है देयर इज़ नीड कि हम इनके अगर स्कूल्स अलग करते चले जा रहे हैं, बट एक्सेप्शनल बच्चों को हम एक्सेप्शनल स्कूल्स के अंदर पढ़ा रहे हैं, तो वी हैव टू change the school subjects or syllabus according to their need also, that relevant to the actual life। no doubt अगर हमारी पढ़ाई हमें एक्चुअल रियल लाइफ में हेल्प नहीं कर रही है तो दैट एजुकेशन हैज़ नो पर्पस। तो अब देखो जो आजकल के सिनेरियो में है, एवरीवन नोज़ कि कोविड के फेज़ में हम जो है मल्टीमीडिया को यूज़ कर रहे हैं, वेब बेस्ड लर्निंग है, तो नो डाउट अब हमें उसके अकॉर्डिंग जो है सिलेबस को अमेंड करना होगा, उसके अकॉर्डिंग हमें जो है वो वे ऑफ टीचिंग अडॉप्ट करने होंगे। तो इट मीन्स टाइम के अकॉर्डिंग, कंडीशंस के अकॉर्डिंग, सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग ना सिर्फ हमारा मोड ऑफ टीचिंग बदल रहा है बल्कि सिलेबस की जो नीड्स हैं वो बदलती चली जा रही हैं। अगर आपको पता हो कि अब जो हमारे आने वाले टाइम में +2 के जो एग्ज़ाम है उसके अंदर MCQs टाइप का हाफ सिलेबस कर दिया गया है। क्यों किया है MCQs ही ओनली, क्यों? बिकॉज दिस इज़ द नीड ऑफ द टाइम कि हम बच्चों को इस तरह से जल्दी इवैल्यूएट करके हम उनको जो है असेस करके रख सकते हैं कि अगर कल को कोई कोविड का फेज़ फिर से अगर वर्सन होता है तो वी शुड हैव समथिंग इन हैंड इन ऑर्डर टू प्रमोट देम, इन ऑर्डर टू अवॉर्ड देयर डिग्रीज। तो नो डाउट हमें अपनी एजुकेशन सिस्टम को, सिलेबस को, करिकुलम को एक्चुअल लाइफ के साथ जोड़ना ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट है टू ट्रांसेंड द नॉलेज ऑफ टू एसेट्स ऑफ द कंट्री। और ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है, जिस भी कंट्री के जो यूथ है वो अपने आप में कैपेबल है, वन इज़ इंडिपेंडेंट इन अर्निंग, इंडिपेंडेंट इन थिंकिंग, तो वो किसी भी कंट्री के लिए एसेट है, वो उसके लिए लाइक वरदान है, उसके लिए एक स्ट्रेंथ है, राइट? क्योंकि किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो उसके यूथ की कैपेसिटीज़ पर निर्भर करती हैं। तो नो डाउट हमें नॉलेज को इस तरह से ट्रांसफॉर्म करना होगा सो दैट इट कैन बी ईजिली रिसीव्ड बाय द लर्नर्स एंड इट कैन बी लॉन्गर रिटेन्ड बाय द लर्नर्स। देन एक्टिविटी बेस्ड सब्जेक्ट मैटर। देखो कहीं पर भी हम देखते हैं, हम सिंपल घर की कुकिंग से ही चाहे उसको रिलेट करें, अनटिल अनलेस वी मेक एनी वी ट्राई एनी रेसिपी, हमें वो एक पड़ी हुई चीज़ें भूल जाती हैं। और नो डाउट एक्टिविटी प्रैक्टिकल बेस की जो एक्सपेरिमेंट्स, चाहे वो कुकिंग की रेसिपी के एक्सपेरिमेंट्स हैं, इट रिटेन्ड। तो नो डाउट ये सारी चीज़ें क्लियरली इंडिकेट करती हैं कि हमें अपने सिलेबस में इस तरह की एक्टिविटीज़ भी इनकॉर्पोरेट करनी होंगी ताकि बच्चा उसको ईजिली इंटरेस्ट से समझ सके और उसको लॉन्गर रिटेन कर सके और उसको प्रैक्टिकली आने वाले लाइफ में फ़ायदा भी हो। एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ इंटेलेक्चुअल कंटेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। देखो आप कहीं भी किसी भी ग्रुप में खड़े हो, यू विल बी कॉन्फिडेंटली बिहेविंग ओनली व्हेन यू नो कि you are having all knowledge, all that knowledge which is being discussed in that group, राइट? और अगर आपको लगता है कि मेरे को तो ये बात पता ही नहीं, जो पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं आई एम लैकिंग एट दैट, तो आप अपने आप को लो फील करोगे। तो इसका मतलब हमें अपने यूथ को बाकी वर्ल्ड के यूथ के साथ बराबर खड़ा कर करना है, साइकोलॉजिकली उसको बूस्टअप करना है। तो वी हैव टू मेक आवर एजुकेशन अप टू द मार्क अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट नीड, अकॉर्डिंग टू मॉडर्नाइज सोसाइटी। ओनली देन
we will be able to make them self-sufficient. And growth of country also depend upon the potential of the youth. और no doubt इसका मतलब क्या है? It clearly indicates these all factors are stressing us to bring change in the school subjects. अब हम सेकंड जो है एरिया को देखते हैं, दैट इज़ चेंजेस इन स्कूल सब्जेक्ट इन टर्म्स ऑफ सोशल कंटेक्स्ट। मीन्स सामाजिक आधार पर हमें स्कूल सब्जेक्ट्स को रिवाइज करने की क्या ज़रूरत है। फर्स्ट है पॉइंट हमारा चेंज्ड फैमिली स्ट्रक्चर्स। जिस तरह से हमें पता है कि हमारी जो समाज में फैमिली की स्ट्रक्चर है वो चेंज होती चली जा रही है। पहले जॉइंट फैमिलीज़ थी, फैमिली के हेड जो है वो ग्रैंडफादर हुआ करते थे, बाकी सारे जो है दे वर सपोज टू ओबे देम, फॉलो देम। और फैमिली के अंदर जो है एक लेवलिंग थी कि डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी जो है वो सिर्फ बड़े ही लेंगे, छोटों को जो है उनको फॉलो करना है। मगर अब क्या है, क्योंकि फैमिली की स्ट्रक्चर बदल गई है, अब फैमिलीज़ जो है न्यूक्लियर हो गई हैं, क्योंकि जॉब्स की वजह से जो बच्चे हैं वो अलग शहरों में जाके रहने लग गए हैं, उनके अलग जो है फैमिलीज़ बन गई हैं, अलग घरों में रहने लग गए हैं। तो जॉइंट फैमिलीज़ जो हैं वो टूट कर न्यूक्लियर फैमिली में कन्वर्ट हो गई हैं। तो नो डाउट उससे जो असर पड़ा है, हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है, छोटे बच्चे जो हैं, पहले उनको मॉरल वैल्यूज़ अपने ग्रैंड पेरेंट्स से सीखने को मिलती थी, जिसको हम संस्कार कहते थे, जिसको हम कहते थे कि बच्चों को जो है अपने ग्रंथों के बारे में, पुराणों के बारे में नॉलेज जो है वो बड़ों से मिलती थी। अब क्योंकि एक तो फैमिली जो है न्यूक्लियर फैमिली है और उसमें भी दोनों जो पेरेंट्स हैं वो वर्किंग हैं, तो नो डाउट इस सिचुएशन में बच्चों को जो वैल्यूज़ हैं, अपनी जो नॉलेज है, रिलीजियस नॉलेज है, वो उनको नहीं मिल रही है। मॉरल वैल्यूज़, मैनरिज्म वो चीज़ कम होती चली जा रही है। तो इसका मतलब वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब स्कूल्स पर आ गई है। हमें अपने करिकुलम में ऐसे चैप्टर्स, ऐसे सिलेबस, ऐसे सब्जेक्ट्स को रखना होगा ताकि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अब वो पेरेंट्स की बजाय उस चीज़ को स्कूल फुलफिल कर सके। सो देयर इज़ नीड टू चेंज द स्कूल सब्जेक्ट्स। सेकेंड पॉइंट है डेमोग्राफिक फैक्टर्स। डेमोग्राफिक फैक्टर्स वो फैक्टर्स हैं जो कि एक इंडिविजुअल को या एक पॉपुलेशन को डिफ़ाइन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जिस तरह से रेस है कि कौन सी कम्युनिटी, जाति की आप हो, एज है, इनकम है कि आप हाई इनकम ग्रुप के में आते हो या मीडियम या मिडिल क्लास में आते हो, मैरिटल स्टेटस है, मैरिड हो कि अनमैरिड हो, एजुकेशनल अचीवमेंट है, क्या आप जो है बहुत हाई अचीवर हो, मीडियम हो, एवरेज हो या लो अचीवर हो। तो ये सारे क्या है, ये आपको डिफ़ाइन करने के लिए यूज़ किए गए करैक्टर्स हैं जिसको हम डेमोग्राफिक फैक्टर्स कहते हैं। अब क्योंकि जिस तरह से मॉडर्नाइजेशन होती चली जा रही है, हमारे जो लोग हैं वो विलेजेस के से मूव कर रहे हैं टुवर्ड सिटीज़, क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज सिटीज़ में ज़्यादा है। तो नो डाउट अब इसकी वजह से क्या है कि सिटीज़ जो हैं वो ओवर पॉपुलेटेड होती चली जा रही हैं। अब उसकी वजह से हमारे जो कल्चर है उसमें इंटरमिक्सिंग होनी शुरू हो गई है। देन मिलिट्री कन्फ्लिक्ट्स आने शुरू हो गए हैं, हमारी नीड्स बढ़नी शुरू हो गई हैं, हमें मोर फूड चाहिए, मोर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की नीड आनी शुरू हो गई है। तो इसका मतलब हमारे ना सिर्फ जो जियोग्राफिकल एरिया में, हिस्ट्री में, कल्चर में, तो लैंग्वेज के साथ मिक्सिंग होनी शुरू हो गई है। तो इसका मतलब हमें जो है इन सभी चीज़ों को, अगर हमें अपने कल्चर को बचा के रखना है, अगर हमें अपने जो है ट्रेडिशनलिज्म को कहीं ना कहीं, ऐसी वैल्यूज हैं जो इनको हम बचा के रखना चाहते हैं, तो हमें अपने सिलेबस में उन चीज़ों को प्रोटेक्ट करना होगा। और जिन चीज़ों को हमें लगता है कि ये चीज़ें आउटडेटेड है, सोशल इवल्स हैं, उन्हें हमें अपने चैप्टर्स में डाल के ख़त्म करना होगा। तो देयर इज़ नीड टू चेंज द सब्जेक्ट्स। थर्ड पॉइंट है हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें तो हमारा एनवायरनमेंट जो है डे बाय डे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता चला जा रहा है बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज़। जिस तरह से हम देखते हैं कि फ्लड्स हैं या अर्थक्वेक्स हैं या जो सुनामीज़ हैं, इस तरह की जो कैलामिटीज़ थी जो पहले कंपैरेटिवली कम थी, अब वो चीज़ें
जो है वो बढ़ गई हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो एक्टिविटीज़, हमारे जो यूज़ ऑफ एसीज़ हैं या हमारा जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है, उससे जो है नेचर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो चुकी है। तो नो डाउट हमें अपने सिलेबस में उन सभी चैप्टर्स को ऐड करना होगा, अपनी फ्यूचर जनरेशन को वार्न करना होगा कि कैसे वो नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व कर सके, या वाटर को हम किस तरह से कंजर्व कर सकते हैं, या उसको हम जो है किस तरह से हार्वेस्ट कर सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कंसेप्ट है, जो भी लेटेस्ट नीड्स हैं एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए, तो वो चीज़ें हमें अपने सिलेबस में आज डालने की ज़रूरत है। अगर पानी की कंजर्वेशन की बात करें तो आज से 50-60 साल पहले, 100 साल पहले उतनी हमें ज़रूरत नहीं थी जितने आज के प्रेजेंट सिनेरियो में इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की वजह से, डिक्रीजिंग लेवल ऑफ वाटर की वजह से, इंक्रीजिंग पॉल्यूशन की वजह से हमें उसको कंजर्व करने की ज़रूरत है। इसका मतलब अगर समाज में जो है एनवायरनमेंट में परिवर्तन आ रहे हैं, तो उन परिवर्तनों को हमें, अगर अपने एनवायरनमेंट को बचाना है, तो अपने सिलेबस में उन टॉपिक्स को हमें डालना होगा। नेचुरल कैलामिटीज़ क्यों है, कैसे हैं, क्या कॉजेज़ हैं, कैसे इसको हम कंजर्व कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमें अपने उसमें डालनी होगी। देन डेमोग्राफिक प्रोसेसेस। अब जिस तरह से हमने डेमोग्राफिक फैक्टर्स की बात की थी, तो प्रोसेसेस का मतलब क्या है कि जब हमारे डिफरेंट तरह के लोग जो हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं। लाइक सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं कि बच्चा जो है वो अपना गांव छोड़ के, अपना शहर छोड़ के एक मल्टी नेशनल कंपनी में, एक मेट्रो सिटी में चला जाता है। तो वहाँ जाके अब जो है वो अपने ही लाइक कंपनी में काम करने वाले पर्सन से मैरिज करता है, राइट। तो नो डाउट इसका मतलब क्या है कि बोथ जो लाइक कपल दे कैन बी फ्रॉम द डिफरेंट रिलीजन्स। हमारे रिलीजन्स में भी इसकी जो है इंटरमिक्सिंग हो रही है, इंटरकास्ट मैरिजेस हो रही हैं। तो इसका मतलब वैल्यू सिस्टम भी जो है वो बीच इंटरमिक्सिंग उसके अंदर आनी शुरू हो गई है, राइट। तो नो डाउट हमें अब जो है अपनी कल्चर को जो है बचाना है कि कोई भी इस तरह के कन्फ्लिक्ट्स ना आए, और उस कन्फ्लिक्ट्स का जो है असर हमारे नेक्स्ट जनरेशन पे ना हो। तो इस तरह की डेमोग्राफिक प्रोसेस में जिस तरह से हम कहते हैं सोशल डिफरेंशिएशन आना शुरू हो गया, कमर्शलाइजेशन आना शुरू हो गया, अर्बनाइजेशन आना शुरू हो गया, तो अभी हमने बात किया इंटरमिंगलिंग ऑफ कल्चर की बात की है। तो नो डाउट ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते चले जा रहे हैं चेंजिंग सोसाइटी की वजह से। तो इन सभी चेंजेस को हमें अपने सब्जेक्ट्स को भी उसके अकॉर्डिंगली चेंज करना होगा। नेक्स्ट है मॉडर्नाइजेशन। अब देखो मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या है कि मॉडर्नाइजेशन मीन्स कि देयर इज़ अ बिग चेंज इन अवर सोशल, एजुकेशनल, इकोनॉमिकल, इंडस्ट्रियल, डेमोक्रेटिक, cultural, religious structure. And not only these structures get disturbed, but also apart from this, our value orientation, motivation, achievement, aspiration, they also got affected. इसका मतलब बहुत सारे ऐसे दायरे हैं, हमारे जीने का स्टाइल बदलता चला जा रहा है, हमारे जो एटीट्यूड्स बदल रहे हैं, हमारी थिंकिंग जो है ज़्यादा रैशनल होती जा रही है। आज की डेट में हम सुपरस्टिशन में बिलीव नहीं करते हैं, इंटरनेशनल आउटलुक है, मॉडर्न लिविंग है। तो नो डाउट अगर ये सारी चीज़ें हैं तो हमें उन चीज़ों को अपने एजुकेशन में भी डालना होगा ताकि हम इसको अपने नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसमिट कर सकें। जिस तरह से अगर अब मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूँ, हमारे नॉवेलिस्ट थे प्रेमचंद, हिंदी के मशहूर नॉवेलिस्ट थे, तो उनको जो है सिलेबस में से निकाल दिया गया है। बिकॉज अब ये मानना जा रहा है कि जितना बहुत एक्सट्रीम गरीबी वाले नॉवेल्स या बिल्कुल राइट फ्रॉम द इंडिपेंडेंस के आसपास वाले जो वहाँ पे उसमें जो उन्होंने लेख लिखे हैं, वो चीज़ें आज की डेट में क्या है, आउटडेटेड है। तो इस तरह के एक ग्रेट ऑथर को हमने निकाला। क्यों निकाला सिलेबस में से? क्योंकि हमें लगता है कि उनकी लिखी हुई चीज़ें आज के डेट में इतनी एप्लीकेबल नहीं है, आउटडेटेड लिटरेचर के अंदर से हमने काउंट कर लिया। तो नो डाउट ये चीज़ें जो है सिलेबस में कौन सी चीज़ें हमने अब ऐड करनी है, किन चीज़ों को हमने जो है एक समाज की ज़रूरत नहीं है उसको बाहर निकाल रहे हैं, तो ये चीज़ें जो है विद मॉडर्नाइजेशन हमारी एजुकेशन भी इफ़ेक्ट होती चली जा रही है। उसके बाद हम बात करते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स हमारे जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें चेंजेस आ रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा जो है वो प्रोग्रेसिव बन गई हैं, वर्क कल्चर आना शुरू हो गया है, ज़्यादा यूज़ जो ICT का
जिसको हम इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, कंप्यूटर्स की बात करते हैं, टेली कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गए हैं। इवन एग्रीकल्चर भी अपने आप में अब एक इंडस्ट्री की तरह ही हम इसको हम कंसिडर कर सकते हैं, बिकॉज हमारा जो ध्यान है इस टाइम ज़्यादा प्रोडक्टिविटी के ऊपर है। तो नो डाउट हमें इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस है, किस तरह हम जो है कौन सी प्रोसेस करें जिसकी वजह से ज़्यादा हमारे एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी हो, कौन कौन से स्किल्स हम अपने वर्कर्स के अंदर इनकॉर्पोरेट करें, तो नो डाउट उसके अकॉर्डिंग हमें अपने सिलेबस को भी रिवाइज करने की ज़रूरत है। देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन का मतलब है शहरीकरण, है ना। तो हमें जैसे अभी बात की थी कि क्योंकि ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो हमारे सिटीज़ में है, अर्बन एरियाज़ में है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज़ भी ज़्यादा कहाँ पे हैं, अर्बन एरियाज़ में हैं। ज़्यादा मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, एम्प्लॉयमेंट के चांसेस हैं, रिक्रिएशन के जो प्लेसेस हैं वो मेनली हमारे कहाँ हैं, अर्बन एरियाज़ में हैं। तो नो डाउट अगर सारे लोग जो है वो विलेज से मूव कर रहे हैं टूवर्ड सिटीज़, तो इसका मतलब है कि शहरीकरण ज़्यादा हो रहा है ना। गांव की जनरेशन जो है, जनसंख्या पॉपुलेशन जो है वो कम हो रही है। अब उसके साथ ही अब ये भी चीज़ देखो, उतना कन्फ्लिक्ट के चांसेस भी बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो हमें किस तरह के चैप्टर्स हमारे सिलेबस में आए जो ब्रदरहुड बेस्ड हों, जिसमें नेशनल अंडरस्टैंडिंग को हम प्रमोट कर सकें, नीड्स ऑफ नेचर को कंसिडर कर सकें, ठीक है। तो पैडागॉजिकल जो है प्रैक्टिसेस हों, हम जो है प्रमोट कर सकें कि किस तरह से मोर पार्टिसिपेशन फ्रॉम द सिटीज़न लेवल, ठीक है। तो क्रिटिकल अवेयरनेस अकॉर्डिंग ऑफ वन सेल्फ, हमारे वोटिंग राइट्स क्या हैं, उसको हम कैसे बेटर यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को हमें साथ में ऐड सिलेबस में करना होगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वोकेशनल एजुकेशन। देखो हम नॉर्मली देखते हैं यूथ जो है थ्योरेटिकल एजुकेशन लिए जा रहा है, 10th के बाद +2 के बाद बीए के बाद एमए ट्रेनिंग में करता चला जा रहा है। मगर क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्या हमारी एजुकेशन हमें प्रैक्टिकली किसी वोकेशन के साथ बाउंड कर रही है? क्या हमें पता है कि हमने इस एजुकेशन लाइक एमए हिस्ट्री, एमए पंजाबी के बाद व्हाट नेक्स्ट, हम किस वोकेशन के लिए फिट बनने जा रहे हैं? तो नो डाउट हमें अपनी एजुकेशन को वोकेशनल एजुकेशन की फॉर्म देनी होगी, ताकि एक पर्सन को क्लियर हो कि उसने उस एजुकेशन के बाद किस वोकेशन में जाना है। नेक्स्ट पॉइंट है अपकमिंग सोशल इश्यूज। देखो सामाजिक इश्यूज जो है वो टाइम टू टाइम बदलते रहे हैं मगर ख़त्म नहीं हुए हैं। अगर हम पुराने टाइम की बात करें तो सती प्रथा, बाल विवाह, इस तरह के इश्यूज थे। अगर वो ख़त्म हुए तो आज की डेट में हम बात करते हैं एसिड अटैक्स की बात हम सुनते हैं, हम ड्रग्स के जो है ड्रग एडिक्शन की बात सुनते हैं, यूथ हमारा ड्रग एडिक्टेड होता चला जा रहा है। तो इसका मतलब इश्यूज जो है वो अपना रूप बदलते जा रहे हैं समाज के बदलने के साथ साथ। तो इन तरह के इश्यूज को हमें अपने सिलेबस में डालना होगा। एक ड्रग एडिक्शन के सिम्टम्स क्या है, उसके हमारी हेल्थ पर क्या इफ़ेक्ट्स हैं, कैसे बचा जा सकता है, कैसे पहचाना जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमें टाइम टू टाइम अपने सिलेबस में डालनी होगी। या अपने गर्ल्स को लेकर गर्ल एजुकेशन के अंदर हम डिफरेंट जो है इस तरह के प्रैक्टिकली सब्जेक्ट डाल दें, लाइक कराटे एजुकेशन है, ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करना सीख जाए, वो किसी पर डिपेंडेंट ना रहे। तो ये टाइम की डिमांड है, तो टाइम की डिमांड के अकॉर्डिंग हमें अपने सब्जेक्ट्स को भी रिवाइज करना होगा। उसके बाद हमारा पॉइंट है मॉरल एजुकेशन। जैसे कि मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया कि हमारे जो मॉरल एजुकेशन का दायरा है वो क्योंकि फैमिलीज न्यूक्लियर हो गई हैं, वो सारा ही दायरा, वो सारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आज स्कूल के ऊपर है, या हम ये कहें टीचर्स के ऊपर है। तो नेचुरली हमें उन चीज़ों को सिलेबस के अंदर डालना होगा और उन चीज़ों के लिए हमें सिलेबस के अंदर रिवीजन लानी होगी। लास्ट पॉइंट है इसका टू डेवलप सेंसिटिविटी। टू डेवलप सेंसिटिविटी का मतलब ये नहीं है कि वी वांट टू मेक आवर यूथ इमोशनली सेंसिटिव। मीन सेंसिटिविटी का मतलब हमें उन्हें जागरूक करना होगा टूवर्ड देयर राइट्स, टूवर्ड देयर पर्टिकुलरली वोटिंग राइट्स, देन देयर ड्यूटीज, responsibility as mature citizens. Only then our education can get its purpose.
अब हम बात करने जा रहे हैं थर्ड एस्पेक्ट की, दैट इज चेंजेस इन स्कूल सब्जेक्ट्स इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल कंटेक्स्ट। इट मीन्स राजनीतिक दायरे में हमें स्कूल सब्जेक्ट्स को चेंज करने की या रिवाइज करने की क्या ज़रूरत है। सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारा है दैट इज़ टू ब्रिंग इक्वलिटी एंड इक्विटी। जो इक्वलिटी का कंसेप्ट है, स्पेशली जेंडर इक्वलिटी का कंसेप्ट है, ये पहले किसी भी कंट्री में स्टेट लेवल पर किसी भी अक्रॉस द कंट्रीज इट वाज नॉट एट ऑल पॉपुलर। जबकि इसको जो है सेकेंड हाफ ऑफ 20th सेंचुरी में सोशल डेमोक्रेसी के अंदर इसको जो है डेवलप किया गया, जिसमें ना सिर्फ जेंडर इक्वलिटी, ना सिर्फ ये जो है एजुकेशन के सेक्टर में लाई गई, बल्कि ट्रेनिंग, एम्प्लॉयमेंट और इसके अलावा जिस तरह से सैलरीज, इन सभी चीज़ों को लेकर जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट किया गया। इट मीन्स अगर हमें अपने यूथ को अवेयर करना है रिगार्डिंग द कंसेप्ट ऑफ इक्वलिटी, इक्वलिटी का मतलब है समानता, कि हमें समान जो है अपॉर्चुनिटीज़ मिले, लड़की और लड़के को समान अपॉर्चुनिटीज़ मिले, चाहे वो शिक्षा का दायरा है, चाहे वो जॉब का दायरा है, किसी भी लेवल पर डिस्क्रिमिनेशन ना की जाए। उसके अलावा है कंसेप्ट इक्विटी। इक्विटी का क्या मतलब है? नीड बेस्ड इक्वलिटी। अब देखो, अगर आपने किसी को स्कॉलरशिप देनी है, एक पर्सन है जिसके फादर की इनकम जो है 10 लाख है, एक पर्सन है जिसके फादर की इनकम 2 लाख है, तो नेचुरली स्कॉलरशिप की जो अमाउंट है वो उसी प्रपोर्शन में अगर हम देंगे अकॉर्डिंग टू नीड, ज़्यादा अमाउंट किस बच्चे को स्कॉलरशिप दी जाएगी? जिसके फादर की इनकम कम है। अगर हमें दोनों को ही देनी है, इक्वलिटी ही रखनी है, तो साथ में हमें कंसेप्ट लेके आना होगा इक्विटी का। तो इट मीन्स अगर हमें अपने यूथ को अवेयर करना है इन कंसेप्ट्स के रिगार्डिंग, तो वी हैव टू पुट दीज clauses in the syllabus, such type of chapters in the syllabus. Only then we can make our youth aware regarding this. Then number 2 है हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज़। देखो, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वो हर दायरे में बनाई जाती है फ्रॉम टाइम टू टाइम, ना सिर्फ एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में, बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज़ में, साइंस में, एनवायरनमेंट को लेकर, इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर। तो इट मीन्स ये पॉलिसी जो है वो हर डिसिप्लिन में बनाई जाती है, और उन चीज़ों का बनाने का फ़ायदा ही क्या जिसको हम यूटिलाइज़ ना कर पा रहे हों। यूटिलाइज़ कैसे करेंगे? अगर हम अवेयर होंगे। तो नेचुरली हमें अपने सिलेबस को रिवाइज करना होगा फ्रॉम टाइम टू टाइम, और ये पॉलिसीज़ जो है उसमें डालनी होगी कि व्हाट गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग टू डू, या व्हाट गवर्नमेंट हैज़ प्लान्ड, व्हाट आर द न्यू पॉलिसीज़ इन पर्टिकुलर फील्ड। तो ही जो है हमें उस चीज़ का एग्जैक्ट फ़ायदा हो पाएगा। देन है रिलीजन एंड एजुकेशन। नो डाउट जिस तरह से मॉडर्नाइजेशन बढ़ रही है, एजुकेशन के डिफरेंट स्फीयर्स आ गए हैं, डिफरेंट स्ट्रीम्स आ गई हैं, तो उसमें जो है हमने बात की थी कि मॉडर्नाइजेशन हो गई है, अर्बनाइजेशन हो गई है। तो सबसे पहली जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है वो है रिलीजन, कि यूथ को सही वैल्यूज़ के बारे में पता ही नहीं है। रॉन्ग वैल्यूज़, रॉन्ग जो धर्म के बारे में उनको गाइड किया जा रहा है। पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए उनको जो है मिसयूज़ किया जा रहा है। तो रिलीजन का सही मतलब क्या है? रिलीजन हमें क्या जो है पाथ प्रोवाइड कर रहा है? राइट पाथ कौन सा है अकॉर्डिंग टू रिलीजन? क्योंकि कोई भी धर्म ऐसा नहीं है कि जो रॉन्ग ट्रैक शो कर रहा है अपने फॉलोअर्स को। बेसिकली हम उन चीज़ों को मोल्ड करके अपने यूज़ के हिसाब से उसको तोड़ मरोड़ लेते हैं। तो इसका मतलब अगर हमें कंट्री के अंदर यूनिटी को प्रोटेक्ट करना है, फ्रेटर्निटी को प्रोटेक्ट करना है, तो नो डाउट हमें इन चीज़ों को सही ढंग से स्टूडेंट्स को बताना होगा, और उसके लिए हमें उस तरह के चैप्टर्स हमें अपने सिलेबस में डालने होंगे। देन डेवलप स्किल्स इन द रीजन्स वर्कर। अब देखो, कुछ जो है पॉलिसीज़ ऐसी हैं जो पर्टिकुलर रीजन्स के लिए बनाई जाती हैं, से एग्रीकल्चर रीजन, राइट, इंडस्ट्रियल रीजन्स। तो उसके वर्कर्स को डेवलप हम कैसे कर पाएंगे अगर हमारी एजुकेशन कुछ हद तक रीजन बेस्ड भी हो जाए, राइट। तो नो डाउट अब वो जो है रीजन बेस्ड एजुकेशन की जिम्मेदारी किसकी होगी? वहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स की होगी, पॉलिटिकल मीन्स गवर्नमेंट की होगी, गवर्नमेंट वर्कर्स की होगी,
ताकि वहाँ के वर्कर्स में वो वाले स्किल्स डेवलप किए जा सके. Even then we have to mold our education, mold our curriculum according to the region also. Then to promote national इंटीग्रेशन एंड पैट्रियोटिज्म. देखो कभी कोई भी जो देश है वो तभी सरवाइव करता है अगर वहाँ पे रहने वाले लोगों में एकता है, यूनिटी है. और उस चीज़ के लिए हमें ऐसे सिलेबस में ऐसे चैप्टर्स रखने होंगे और ऐसे चैप्टर्स जो हैं वो अपने यूथ को पढ़ाने होंगे जिससे वो अपनी जो नेशन के बारे में जान सके और यूनिटी इम्पॉर्टेंट क्यों है वो उसके बारे में जान सके. देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्रॉस बॉर्डर नॉलेज ट्रांसफ़र. अब देखो हम क्या आजकल जो अगर आप देखते हो यूनिवर्सिटीज़ लेवल पर, हायर लेवल पर स्टूडेंट्स को हम इंटर एक्सचेंज प्रोग्राम्स हम जो है नॉलेज एक्सचेंज प्रोग्राम्स हम ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने इंटरनेशनल लेवल पर दूसरी कंट्रीज़ में जाके नॉलेज को जो है कंप्लीट करते हैं, अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट करते हैं. इट मीन्स स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के थ्रू वो जो है दे गो देयर, दे कंप्लीट देयर एजुकेशन देयर. इट इज़ वन ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट डिग्रीज. तो नो डाउट इसका मतलब अगर हमें अपने स्टूडेंट्स को इस लेवल पर लेके आना है तो करिकुलम में इस तरह के क्लॉजेस हमें डालने होंगे ताकि हमारा यूथ दूसरी कंट्रीज़ के यूथ की तरह कॉम्पिटेंट बन सके. देन टू प्रमोट इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग. तो जिस तरह से अभी हमने भी डिस्कस किया है कि स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स क्या अगर हमारे कंट्री के बच्चे बाहर जाते हैं या बाहर के कंट्री के बच्चे यहाँ पे आते हैं और जब वो अपने आप को ये फील करते हैं कि वी आर वेलकम्ड बाय दिस कंट्री, वी आर एक्सेप्टेड बाय दिस कंट्री विद आवर ऑल यूनिक करैक्टरिस्टिक्स, मीन्स हम किसी को चेंज नहीं कर रहे हैं बल्कि उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट कर रहे हैं. तो नो डाउट इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं अपने आप में ही इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करने में हेल्पफुल होते हैं. देन एक्सेप्टेंस ऑफ आइडियाज़ ऑफ अदर्स. तो देखो कंट्री के अंदर हमें मालूम है कि डिफरेंट कास्ट, क्रीड, रेस के जो है लोग रहते हैं. तो नो डाउट हमें जो है अगर हम बाकियों को एक्सेप्ट करके चलते हैं ओनली देन वी कैन प्रोटेक्ट अवर डेमोक्रेसी. ओनली देन there will be no fight on the name of religion, on the name of ethnicity, on the name of race. तो इसका मतलब हमें अपने चैप्टर्स को भी उसके अकॉर्डिंगली, अपने सिलेबस को भी उसके अकॉर्डिंगली चेंज करना होगा. एंड द लास्ट पॉइंट है हमारा इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ टू ऑल. जिस तरह से हमें मालूम है राइट टू एजुकेशन की बात है, राइट टू एजुकेशन जो है ये पॉलिसी जो है क्यों लेके आई गई ताकि हर एक बच्चा किसी भी घर में पैदा हुआ, किसी भी कास्ट में, किसी भी तरह के स्टेटस के घर में पैदा हुआ बच्चा जो है उसको एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाए. क्यों की जाए? बिकॉज हमें अपनी सोसाइटी में एंटी सोशल एलिमेंट्स को जनरेट नहीं होने देना. हमें ऐसे लोगों को नहीं बनने देना कि जो उस समाज में समाज विरोधी तत्व हों, एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में वो इंडल्ज हों. और एक पर्सन एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में कब नहीं डलेगा जब उसको गलत और सही में चुनाव करना आता होगा. व्हेन ही इज़ एबल टू चूज़ बिटवीन राइट एंड रॉन्ग. तो उसका मतलब वो कब हो पाएगा? ओनली व्हेन वन इज़ एजुकेटेड. तो नो डाउट हमें एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ भी जो है हर एक को प्रोवाइड करनी होगी. ओनली देन वी कैन हैव द डेमोक्रेटिक कंट्री इन एक्चुअल मीन्स, राइट. तो ये जो हमारे सारे जो हैं ये नीड्स थी जो कि पॉलिटिकल दायरे में जो है ये चीज़ इंडिकेट करती है कि हमें स्कूल सब्जेक्ट्स को चेंज करने की या रिवाइज करने की क्या ज़रूरत है. So this is all about this video. If you like this, then please subscribe and share with others. Thank you so much. Thank you one and all.